Hello, my dear children. Today we are going to start with Periwinkle, a book of science and technology, class A, chapter number 1, which is crop production and management. So let's start the chapter. The major learning outcomes of this chapter will be: distinguish between crop seasons in India, describe basic agricultural practices, describe methods of crop improvement, describe needs and results of green revolution in India, define crop and agriculture, mention the food we get from animals. इंट्रोडक्शन। बच्चों, फूड जो है ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। हम दिन भर में जितना भी काम करते हैं उस सब की एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? द फूड विच वी कंज्यूम। तो ये फूड कहाँ से आता है? ये फूड जो है ये हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं। बड़े बड़े फील्ड्स पे इन्हें ग्रो किया जाता है और हम इन्हें तब बोलते हैं क्रॉप्स। फिर इन्हीं क्रॉप्स को वो हार्वेस्ट करते हैं, मार्केट में पहुंचाते हैं और फिर मार्केट से हम अपने घर में लेकर आते हैं और वहां पे हम इसको कुक करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। सो दिस प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स ओवर अ लार्ज फील्ड इज कॉल्ड एज फार्मिंग। और फार्मिंग के साथ साथ ही बच्चों जो फार्मर्स होते हैं वो कैटल्स भी रेयर करते हैं टू ऑब्टेन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो तब हम इस चीज को, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं एग्रीकल्चर। फूड इज आवर बेसिक नीड, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी टिश्यू। फूड गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। Among all living organisms, only green plants are able to manufacture their own food. Animals and humans directly या indirectly हम plants के ऊपर ही depend हैं अपने खाने के लिए। Since time immemorial, humans have been doing farming and rearing animals to meet their food requirement. Even today, more than 50% of Indian population is engaged directly or indirectly in agriculture. आप सब जानते ही हैं कि इंडिया कैसी कंट्री है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। यहाँ पर सबसे पहले खेती बाड़ी की जाती है और उसी से ही लोग अपनी इकोनॉमी को अर्न करते हैं। The art and science of cultivating land and growing crops is called farming. Rearing of animals to obtain milk, meat, egg is called animal husbandry. तो एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग को जब हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों ही टर्म्स रिलेट होके लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब हम फूड का करते हैं, फाइबर का करते हैं और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स का करते हैं, तब हम इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड विच आर रेज्ड ऑन लार्ज स्केल ऑन अ सेम फील्ड, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं क्रॉप्स। और फील्ड क्या होता है बच्चों? फील्ड वो लार्ज एरिया होता है जहां पर हम अपने क्रॉप्स को उगाते हैं। The term agriculture is derived from Latin word means ager, जिसका मतलब क्या होता है? फील्ड, और कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो या फिर कल्टीवेट करना। क्रॉप सीजन इन इंडिया। बच्चों, अगर आप देखें कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत वेरी करता है। जो डे टू डे चेंज होता है ना, उसे तो हम बोलते हैं वेदर। और जब एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्लाइमेट में चेंज आता है तब हम उसे बोलते हैं क्लाइमेट। तो इंडिया जो है इट इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स क्लाइमेट। यहाँ पर अलग अलग टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। उसी हिसाब से हमारे जो क्रॉप सीजन है वो डिवाइडेड है इनटू 2 ग्रुप्स। हमने 2 पार्ट्स में अपने क्रॉप्स को डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है हमारा खारिफ क्रॉप, जो कि हम सो करते हैं मॉनसून सीजन में, यानी कि जून और जुलाई के मौसम में, और हार्वेस्ट करते हैं इसको हम सितंबर और अक्टूबर में। तो इसके एग्जाम्पल्स बेसिकली होते हैं पैडी, मेज, कॉटन। अब हमने इनको जून जुलाई में यानी कि मॉनसून के टाइम में क्यों हार्वेस्ट किया? क्योंकि ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इनको इस सीजन में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट हम इसको करते हैं सितंबर और अक्टूबर में। वहीं दूसरी कैटेगरी बच्चों आती है राबी क्रॉप्स की, जो कि सो किए जाते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में, यानी कि विंटर सीजन में, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि वीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये बेसिकली हमारे मेन राबी क्रॉप्स हैं और इनको हम हार्वेस्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ सीरियल क्रॉप्स में कौन कौन से नाम आएंगे? इसमें आएंगे आपका राइस है, वीट है, मेज, रागी, बार्ले। देन लेग्यूम्स में बच्चों ज़्यादातर हमारी सारी तरीके की दालें आती हैं, जैसे बीन्स हो गए, राजमा, उसके बाद आपकी मूंग दाल,
सारी जितनी भी दालें हैं सब हम लेग्यूम्स में इंक्लूड करते हैं। ऑयल सीड्स वो होती हैं जिनसे हम ऑयल डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड, उसके बाद मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है। देन यू हैव फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप्स वो होते हैं जिनसे हमें फाइबर ऑब्टेन होता है, जिससे हम कपड़े बना सकते हैं, जैसे कि जूट, कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प। देन यू हैव शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स एज द नेम इंडिकेट शुगर केन से मिलेगा, बीट रूट से मिलेगा। प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में हमारा आता है टी, कॉफी, रबर, कोकोनट। ट्यूबर्स, पोटैटो एंड टेपियोका। स्पाइसेस में आते हैं बच्चों जिंजर, टर्मरिक, चिलीज, गार्लिक, मिंट, पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम। अब जब हम अपने फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स। भाई आपको सॉइल को भी लूज करना है, फिर उसको लेवल भी करना है, उसमें सीड्स भी डालनी है। तो इन सब काम को करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। द टूल्स यूज्ड इन फार्मिंग आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसके जो नाम है वो ये है। डिगिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है बच्चों स्पेड। टिलिंग करने के लिए हमें प्लाव चाहिए होता है, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर्स चाहिए होते हैं, लेवलिंग के लिए लेवलर चाहिए, सोइंग ऑफ सीड्स के लिए हमें सीड ड्रिल चाहिए, इरिगेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं ट्यूबवेल्स या स्प्रिंकलर्स, वीडिंग के लिए खुरपा या फिर हैरो, हार्वेस्टिंग के लिए यू यूज अ सिकल और हार्वेस्टर, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर यूज किया जाता है, और स्टोरेज के लिए वुडन, मेटालिक, क्ले बिन्स एंड सिलोज। Plow, hoe and cultivator are the tools mainly used to break soil to size of grains before sowing the seed to obtain maximum yield। तो आप देखो कि आपके जो फील्ड होता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन सबको ब्रेक करके सॉइल पार्टिकल्स के साइज में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं प्लाव का, हो का और कल्टीवेटर का। वहीं डिगिंग के लिए हम यूज करते हैं स्पेड और प्लॉइंग, यानी कि हम हल का यूज करते हैं। प्लाव इज अ हल। Vegetables, fruits, flowers and ornament plants are grown on large scale are called as horticulture crops। तो ये जो crops होते हैं इनको हम commercial purpose के लिए grow करते हैं, that is why they are called as horticulture crops। Basic agricultural practices। बच्चों, to have a good yield from your crops, अपने फील्ड से अच्छी यील्ड पाने के लिए हमें बहुत सारे टाइप की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमारा जो फील्ड है वहां पे बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए, दे शुड बी द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, शुड बी ओपन। फील्ड हमारा ओपन होना चाहिए ताकि सनलाइट जो है वो इजिली अवेलेबल कराई जा सके। देन फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे कैटल्स। वहां पर ज्यादा हमारे जो ये ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनका आना मना होना चाहिए, नहीं तो वो तो हमारे क्रॉप को खराब ही कर देंगे। देन द सॉइल शुड बी टर्न्ड बिफोर सोइंग, क्योंकि सॉइल को अगर आप टर्न करते हो तो आप उसको एरिएट करते हो, एयर को अंदर तक सॉइल के पहुंचाते हो। प्लांट शुड बी प्रोवाइडेड विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जितना प्लांट के लिए पानी चाहिए उतना हमें वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट ड्राई होके मर सकते हैं। देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अनडिजायर्ड प्लांट्स, जैसे कि आपने देखा है बहुत सारी वीड्स उगाती हैं, तो इन वीड्स को भी हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे प्लांट के साथ न्यूट्रिशन के लिए compete करेंगे। टू अचीव दीज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर फॉलोड बाय द फार्मर। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, देन सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, देन सोइंग ऑफ सीड्स किया जाता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है, इरिगेशन की जाती है, getting rid of weeds, harvesting, threshing and winnowing, और lastly preservation and storage। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें preparation of soil। बच्चों, सॉइल को हमें प्रिपेयर करना होता है इससे पहले कि हम अपना क्रॉप उसमें उगा सके। तो जितने भी बड़े पीसेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाव, यानी कि हल चलाता है। किसान अपने खेत में हल चला के अपने फील्ड को लेवल अप करता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, सॉइल को अप एंड डाउन कर देता है ताकि वो एरिएटेड हो सके। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, their roots absorb water and nutrient from the soil. The roots also breathe air present in the soil. So preparation of soil is very important for the proper and healthy growth of plants. Soil preparation refers to loosen it
for deeper penetration of roots and to breathe easily। तो इसी प्रोसेस को जिसमें हम सॉइल को अप एंड डाउन टर्न कर देते हैं उसे हम बोलते हैं प्लॉइंग और टिल्टिंग। फॉर प्लॉइंग द सॉइल वेरियस टाइप ऑफ प्लाउज आर यूज, मतलब हम हल यूज करते हैं। अ प्लाउ कंसिस्ट ऑफ ट्राइंगुलर आयरन स्टिप कॉल्ड एज प्लाउशेयर, और ये एक लंबी वुडन लॉग से अटैच्ड होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाउ शैफ्ट, एंड इट इज मेड ऑफ वुड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुलक्स। इसको आप देखते हो ना, खेत में हल चलाते हैं किसान, तो क्या यूज करता है, यूज अ पेयर ऑफ बुलक्स or other cattles used for tilling and adding fertilizer to the crops and removing weeds. A hoe is also used for tilling and removing weeds from the field। तो आजकल hoe भी यूज किया जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, दिस इज अ प्लॉय, दिस इज अ hoe। और एक आजकल कल्टीवेटर यूज किया जाता है जो कि ट्रैक्टर में ही लग जाता है। ये ह्यूमन लेबर को सेव करता है और एज सच टाइम भी जो है उसको भी रिड्यूस कर देता है। In modern era, plowing is done by tractor-driven cultivators for better efficiency। ये टाइम सेव करता है और लेबर को भी सेव करता है। Plowing a field using a bullock, यहाँ आप देख सकते हो एक किसान हल चला रहा है ताकि अपने सॉइल को वो प्रिपेयर कर सके, और वहीं हम आजकल ट्रैक्टर की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। After the soil has been plowed, the top soil may get eroded by wind and water। तो क्योंकि सॉइल लूज हो गया है इसलिए ये वाटर से और विंड से इजीली रिमूव किया जा सकता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द सेम टाइम फार्मर इसको लेवल अप कर दे, फील्ड को बिल्कुल लेवल कर दे। तो ये काम वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवरर्स। वुडन लेवरर्स यूज करते हैं या फिर हम इसके लिए प्लैंक्स यूज करते हैं। By doing this, water distribution is facilitated. Preparation of soil is also helpful for its productivity. Continuous cultivation over a piece of land can reduce the fertility. Now, what are the advantages of plowing? Children, प्लॉइंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला, बड़े जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसको हम ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम सॉइल को क्योंकि अपसाइड डाउन टिल्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से सॉइल जो है वो एरिएटेड हो जाता है, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इजीली वाटर भी अब्जॉर्ब कर सकती हैं और एयर में वो ब्रीथ भी कर सकती हैं। प्लॉइंग हेल्प्स मिक्स मैन्योर विद द सॉइल। प्लॉइंग improves circulation of air in the soil, thus helping root cells to respire. Earthworm in loose soil grow faster, thus increase soil fertility. Plowing increases water retention capacity of soil. Plowing helps remove undesirable plants called weeds. Selection of seed and sowing. तो जब हमारा लैंड प्रिपेयर हो गया तो दूसरा काम हमारा है कि हम अपनी सीड्स को सो करें। तो चिल्ड्रन, इसके लिए सबसे पहले फार्मर्स ये देखते हैं कि कौन सी सीड्स गुड क्वालिटी की हैं और कौन सी बैड क्वालिटी की हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सीड्स लें, उन्हें पानी में भिगो दें। तो जब हम उन्हें पानी में भिगोते हैं तो जो अच्छी सीड्स होंगी वो तो बॉटम में सेटल डाउन कर जाएंगी, और जो सीड्स ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो ऊपर ही फ्लोट करती रहेंगी। उनको रिमूव कर दिया जाता है और फिर सीड्स को अपने फील्ड में सो किया जाता है। After the land has been prepared, seeds are selected for sowing. Seeds of high yielding varieties should be selected. They must be free from disease and also resistant to disease. They should be viable for germination. Hollow and unhealthy seeds float on water. If you take some water in a beaker and put some seeds into it, healthy seeds जो होंगी वो bottom में settle down कर जाएंगी, और जो unhealthy seeds होंगी यानी कि जिनके अंदर disease है या germ से जो infected होंगी वो water पे float करती रहेंगी। Sowing seeds is carried out in the following ways. तो बच्चों, seeds को farmer हाथ से भी sow कर सकता है, और इसके लिए वो डिफरेंट आजकल जो नए मेथड्स आ रहे हैं जैसे कि सीड ड्रिल्स है उसको भी यूज कर सकता है। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या किया जाता था, सीड्स को सो किया जाता था विद द हेल्प ऑफ अ फनल। For sowing seeds is shaped like a funnel in which seeds are filled to pass through 2 or 3 pipes with sharp ends that pierces into soil and place the seeds there. Sowing seeds using a seed drill। लेकिन आजकल हम सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से कैसे वो सीड्स को फील्ड में सो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे हम ट्रैक्टर की हेल्प से इजीली अपनी सीड्स को सो कर सकते हैं एट अ प्रॉपर डिस्टेंस।
मतलब क्या है कि हमारी सीड्स जो है एक ही जगह इकट्ठी नहीं होंगी, वो प्रॉपर डिस्टेंस पे सो की जाएंगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सीड्स विल नॉट कम्पीट विद ईच अदर फॉर द न्यूट्रिशन। वहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वल होगा। ट्रांसप्लांटेशन, कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि जो सीडलिंग्स होती हैं उनको हम नर्सरी में ग्रो करते हैं और जब वो एक हाइट अटेन कर लेती हैं तब हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं अपने फील्ड में, जैसे कि हम करते हैं इन केस ऑफ पैडी। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। द टेक्निक ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स लाइक पैडी। फर्स्ट सीड्स आर ग्रोन इन नर्सरी, सबसे पहले हम नर्सरी में ही अपनी सीड्स को ग्रो करते हैं और जब वो जर्मिनेट कर जाती हैं, जब वो एक अच्छी हाइट अटेन कर लेती हैं, तब हम इन सीडलिंग्स को प्लांट कर देते हैं अपने फील्ड में। दिस इंश्योर्स दैट ओनली हेल्दी सीडलिंग्स आर ट्रांसफर्ड टू द फील्ड। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, proper distance is kept between plants and rows to enable the plants to receive efficient amount of sunlight as well as water। तो sufficient amount of sunlight और water उन्हें मिले, इसीलिए हम उनको जो हमारी जो seedlings हैं उनको हम transplant करते हैं at a proper distance from each other। Addition of manures and fertilizers, अगर बच्चों हम continuous farming अपने land पे करते रहेंगे तो जो सॉइल है इट विल बिकम डेफिशिएंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हमें समय समय पर अपने सॉइल में मैन्योर्स को ऐड करना पड़ता है। मैन्योर्स बच्चों ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक टाइप का ह्यूमस होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो ये तो ऑर्गेनिकली प्रिपेयर होता है। कभी कभी हम जो मैन्योर यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होता है, तब हम क्या करें, तब हम यूज करते हैं बच्चों फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स सॉइल को वही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो डेफिशिएंट होता है। Continuous farming on land exhausts the mineral nutrients in the soil. The soil should be enriched with manures and fertilizers which are major source of nutrients and hence used in crop rotation. Manure is an organic material which supplies all the elements a plant need in small amount. Manures add organic matter to the soil which increase water holding capacity in sandy soil and drainage in clayey soil. The process of adding manure to the soil is called as manuring. The important manures are farmyard manure जिसको हम FYM भी बोलते हैं, green manure, compost, sea manure and poultry manure. Farmyard manure consists of remnants of straw, leaves and other material like excreta of cattle. Practice of plowing green plants into soil for improving soil fertility is called green manuring. Compost consists of all cattle shed waste and available refuse. ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स बच्चों हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं, उनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट हैं। वहीं अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करें तो उनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है। तो फर्टिलाइजर्स तो पोल्यूशन कॉज करने में भी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन मैन्योर क्या करते हैं, मैन्योर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, make soil porous due to which exchange of gases become easier, improves the texture of the soil. On the other hand, fertilizers जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटैश एंड NPK, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सॉइल जो फर्टिलाइजर है इसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। फर्टिलाइजर्स दो आर मोर कंसंट्रेटेड एंड एफिशिएंट, ये एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरा ये सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन कॉज भी कर सकते हैं। Better yield of crops of paddy, maize and wheat is obtained with the use of fertilizers. The drawback of fertilizer is that they make soil less fertile with the excessive use and can cause water pollution. Continuous use of fertilizers increase crop production but can lead to soil and water pollution. एक और मेथड है बच्चों जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर एनरिच कर सकते हैं, उसे बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। मतलब कि हम एक ही जैसा क्रॉप एक ही फील्ड पे ना उगाएं। इन दिस मेथड फार्मर्स आर एनकरेज्ड टू ग्रो वन पल्स crop in between two cereal crops in the field.
A particular crop requires a specific nutrient. Growing it year after year on the same land can make the soil deficient of that nutrient. तो इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, हम पल्सेस ग्रो करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि पल्सेस के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, इनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर एक टाइप का बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम. ये राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके उसको सॉल्युबल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए और प्लांट्स कैन इजीली ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम दीज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. The roots of legumes have many small swelling parts called root nodules which contain a nitrogen fixing bacteria called rhizobium. These bacteria convert free atmosphere nitrogen into nitrates. This enhances the soil with nitrogen and increase its fertility. Field farrow दूसरा एक और तरीका है कि हम अपने लैंड को थोड़े टाइम के लिए फ्री छोड़ दें, मतलब उसके ऊपर कल्टीवेशन ना करें. तो ऐसा ना करने से क्या होगा कि वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अर्थवर्म हैं वो सॉइल में अप एंड डाउन मूव करेंगे, एयर स्पेसेस क्रिएट कर देंगे, उनकी जो ड्रॉपिंग्स होंगी वो सॉइल को एनरिच कर देगी. तो इस तरीके से सॉइल अपनी खोई हुई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को मेकअप कर सकता है. Field fallow is another method to maintain soil fertility. It involves leaving the soil without farming for a season. Nutrients get replenished in the soil by natural process of decomposition, dead and decaying animals and plant matter by decomposers. This process of leaving soil uncultivated for one crop season is called field fallow. Now, difference between fertilizers and manures. Children, fertilizers as we have already discussed inorganic substances होते हैं जो कि लैब में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. वही मैन्योर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि फार्मर फार्म पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइजर्स कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते जबकि मैन्योर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. Fertilizers is rich in inorganic nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. It is not rich in organic nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. It leads to soil and water pollution. जितने भी fertilizers हैं ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ करेंगे तो soil और water pollution कॉज करेंगे. वहीं अगर हम इसकी बात करें, मैन्योर की बात करें तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं और ये ऐसे पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं. Overuse of fertilizers can make soil less fertile in long run. और वहीं अगर हम मैन्योर्स की बात करते हैं तो मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर देते हैं. इट गेट डिजॉल्व्ड इजीली इन वाटर सो द प्लांट कैन अब्सॉर्ब इजीली. फर्टिलाइजर्स हम इजीली पानी में डिजॉल्व करके प्लांट तक पहुंचा सकते हैं और वहीं अगर हम मैन्योर की बात करें तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं एंड प्लांट्स टेक लॉन्ग टाइम टू अब्सॉर्ब देम. साइंस इन कंटेक्स्ट. अर्थवर्म्स. अर्थवर्म्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स के फ्रेंड कहा गया है क्योंकि अर्थवर्म्स क्या करते हैं बच्चों, ये सॉइल में अप एंड डाउन मूव करते हैं जिसकी वजह से ये एयर स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है आराम से रूट्स तक पहुंचाई जा सके. दूसरी बात है ये जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो ड्रॉपिंग्स इनकी बॉडी से बाहर आती हैं वो सॉइल को एनरिच करने का काम करती है. बाय कंस्टेंट burrowing in the soil, they loosen it and mix it up. They help drain and aerate it and it ensures that various nutrients are evenly spread out. Now irrigation. आपने सीड सो कर ली, अब आपको अपने फील्ड में पानी भी तो देना पड़ेगा क्योंकि वाटर इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ जर्मिनेशन. तो पहले तो लोग क्या करते थे, पहले लोगों के पास रहद सिस्टम होते थे, माउट्स होते थे, ट्यूबवेल्स होते थे, इनके थ्रू वो पानी सप्लाई करते थे. पानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पानी हेल्प करेगा सीड कोट को ब्रेक करने में, प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और उसके बाद जब प्लांट बाहर आएगा सॉइल से तो उसको फोटोसिंथेसिस करने में भी वाटर एक रॉ मटेरियल का काम करता है. The nutrient dissolved in water pass on to every cell of the plant which otherwise is not possible under dry condition. Water provide protection to the plants from both frost and hot air currents. हॉट एयर करंट से और इवन फ्रॉस्ट से भी पानी जो है वो हमारे प्लांट की रक्षा करता है. रेगुलर वाटरिंग ऑफ द फील्ड इज नेसेसरी फॉर हेल्दी क्रॉप्स. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन. वाटर इज नॉर्मली रिक्वायर्ड मोर इन समर्स
बिकॉज ऑफ फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स। आपको पता ही है कि जो प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है वहां से वाटर का लॉस होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। Water requirement keeps changing from crop to crop, soil to soil and season to season due to different rate of evaporation. A field needs to be irrigated with just a right amount of water, neither too little nor too much. Excess of water can destroy your crops. अगर आप अपने क्रॉप को वाटर लॉगिंग कंडीशंस में डालेंगे तो पानी की वजह से क्या होगा, प्लांट्स जो है वो गल जाएंगे और वो हमें अच्छी यील्ड नहीं दे पाएंगे। Continuous water logging increase the amount of soil in water and can damage it. तो ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से इरिगेशन के थे बच्चों? हम इसमें चेन पंप यूज करते थे, माउट यूज करते हैं, ढेकली, रहत एक्सेट्रा। लेकिन आजकल हम पंप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब वेल्स आ गए हैं हमारे पास। For pumps are normally used for lifting water. These pumps are operated on diesel, biogas, electricity or solar energy. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर मोर इकोनॉमिक। और क्या है, इससे हमारा पानी की जो वेस्टेज है वो भी कम होती है, वाटर को हम इजीली कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे पाइप होते हैं जो कि पानी को दूर दूर तक स्प्रिंकल करते हैं। तो एक तो ये है कि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज नहीं होगा, हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि फील्ड में उतना ही पानी पहुंचेगा जितना कि रिक्वायर है, ज्यादा पानी हम नहीं देंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप. वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू मेन पाइप बाय मींस ऑफ अ पंप. द स्प्रिंकलर it is sprinkled by rotating nozzles. It looks as it is raining. आप देख सकते हो यहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड की सहायता से पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो कि आजकल यूज किया जाता है दैट इज ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम हम ऐसे एरिया में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं लेता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप की ही साइड में लंबे लंबे पाइप बिछाते हैं और उनमें छोटे छोटे होल कर देते हैं। तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के पास ही डाल दिया जाता है, तो इससे हमारा वाटर की वेस्टेज नहीं होती, हम इससे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन. इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप्स बाय ड्रॉप टू द रूट ऑफ द प्लांट. रूट के पास ही ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाल दिया जाता है. Hence it is called drip system. It is good for watering fruit plants, gardens, etc. where availability of water is poor. Drip system is better manager of water. The dripper slowly penetrates the soil, saving water. A sprinkle can deliver too much water from soil to hold and runoff can occur. लेकिन वहीं अगर हम ड्रिप की बात करें तो इसमें सिंपल पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप ही जाता है. Fungal disease are less likely to grow in the soil that is not saturated. Ground is not soaked and there is less likelihood of soil erosion in this slow release of water. अब हमने इरिगेशन भी कर लिया है, सीड्स भी सो हो गई हैं. अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है गेटिंग रिड ऑफ वीड्स. बच्चों वीड्स जो है ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं. इन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद फ्लरिश होते रहते हैं. इसीलिए इन्हें रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. कॉमन वीड्स जो हम देखने को हमें मिलती हैं फील्ड्स में वो हैं अमरैंथस जिसको हम चौलाई बोलते हैं, वाइल्ड ओट जवी ग्रास या फिर चिनोपोडियम बथुआ, एंड convolvulus are some common weeds found in crop fields. They compete with the soil plant for nutrients and sunlight और खुद ग्रो कर जाते हैं. हमारे क्रॉप को उतना अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, इसीलिए इन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. अब फार्मर इन्हें या तो हाथ से रिमूव कर सकता है, नहीं तो आजकल वीडीसाइड्स भी अवेलेबल हैं जो कि प्लांट्स पे स्प्रे कर दिए जाते हैं ताकि वीड्स का ग्रोथ ही ना हो. लेकिन ये काम हमें तब कब करना होता है जबकि वीड्स पे फ्लावर ना आए हों. वीड्स आर रिमूव फ्रॉम फील्ड ईदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ खुरपी या फिर हम जिसको ट्रॉवल बोलते हैं, होए, हैलो और बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स. Farmers try various ways to remove weeds like tilling before sowing seeds. Due to this, weeds are uprooted. Certain chemicals called weedicides such as 2,4-D and MCPA are used to control weeds.
Weedicides diluted with water are sprayed in the field with the help of a sprayer. लेकिन जब ये काम आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि ये आपको लंग इन्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे लिए ये खतरनाक होते हैं। Weedicides are sprayed before flowering and seed formation. Farmers are advised to cover their nose and mouth with a cloth while spraying these chemicals, क्योंकि ये हमारे लिए harmful होते हैं। Science in context, weeds can also be removed by growing certain plants such as sunflower, soybean. Among crop plants, these plants release toxic substances into soil which inhibits the growth of weeds. Harvesting. Crops are ripe at the end of their season. When fruits or grains are golden in color, they are ready for harvesting. Harvesting is a process of cutting and collecting the mature crop from the field. तो हार्वेस्टिंग बच्चों एक सेलिब्रेशन की तरह लिया जाता है, क्योंकि इससे जब क्रॉप को वो हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उसे सेल करेंगे तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हार्वेस्टिंग इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर फार्मर एंड दे सेलिब्रेट इट। In the process of harvesting, crops are cut close to the ground. Roughly, it takes around 3 to 4 months for a cereal crop to mature. In India, harvesting is normally done manual. क्या करते हैं बच्चों? मैन्युअली किया जाता है with the help of sickle, या फिर आजकल हम एक मशीन को भी यूज कर रहे हैं जिसका नाम है हार्वेस्टर। यहाँ आप देख सकते हो हार्वेस्टिंग की जा रही है, क्रॉप्स को सुखाया जा रहा है। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शैफ। पहले आप अपने ग्रेन्स को सुखाएंगे और उसके बाद शैफ यानी कि उनको उसके सीड कोट से रिमूव करेंगे। इसको करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड एज कंबाइन, which is actually a combined harvester and thresher. तो कंबाइन अगर हम यूज करते हैं तो हमें हार्वेस्टिंग अलग से नहीं करनी पड़ती, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों इकट्ठे ही हो जाती है। After hard labor of about 3 or 4 months, the farmers are overjoyed with thrills to see potential fields with standing crops. They are in relaxed mood, full of superb enthusiasm. Auspicious festivals like Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu are linked with harvest, a special occasion. तो इसीलिए इन्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जब आपने ग्रेन्स को इकट्ठा कर लिया है बच्चों, अब ये ग्रेन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इन्हें हमें स्टोर करना होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, जहाँ पे पेस्ट ना हो, रोडेंट्स ना हो, माइस ना हो। तो इन्हें हमें बहुत ही हाइजेनिक प्लेस में स्टोर करना होता है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये खराब हो सकते हैं। बिफोर स्टोरेज ग्रेन्स आर sieved to remove pebbles. Storage of crop grain is of vital importance. If grains are stored for longer period, they have to be dried up to remove moisture and protect them from rats, insects and microorganisms. Farmers store grains in jute bags और समटाइम मेटालिक कंडक्टर्स या बड़े बड़े सीलोज। आप देख सकते हो यहाँ पे सीलोज हैं जिसके अंदर हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, ताकि इनमें कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो जाए, कोई इन्हें रॉडेंट्स जो है इन्हें वो खराब ना कर दे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स आर गिवन केमिकल ट्रीटमेंट बिफोर स्टोरिंग इन सीलोज एंड ग्रैनरीज। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। The form of agriculture that relies on crop rotation, green manure, compost, biological pest control and mechanical cultivation to maintain soil productivity is called organic farming. It excludes or minimizes the use of synthetic fertilizers and pesticides. Food from animals. Like plants, animals are equally beneficial for providing different types of food. Milk, egg, meat, honey are the food that we obtain from animals. Many products like butter, cheese, ghee are obtained from milk. Animals that give us milk are called as milch animals. तो जितने भी आपकी काउज हैं, बफलोज हैं, गोट हैं, ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो इनसे ही आगे जाकर हम डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया, इन सबको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। Cows and buffaloes are the main milch animals. The practice of keeping and breeding milch animals is called as dairy farming. तो इसे हम बोलते हैं dairy farming. Most of the people living in coastal areas usually consume fish as their main part of diet. तो भाई आपको पता है पानी है, पानी के में आपको क्या मिलेगी, एक्वेटिक एनिमल्स ही मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल कौन सा होता है, फिश। तो जितने भी कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, वहाँ की जो फूड होता है, वहाँ के जो पीपल होते हैं, उनकी मेन डाइट के अंदर फिश इज इंक्लूडेड।
Fish and other varieties of seafood are source of nutritious food. The practice of rearing and breeding fish is called as pisciculture. तो जब हम फिशेस को रेयर करते हैं या हम सी एनिमल्स को रेयर करते हैं तो उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं पिसिकल्चर। वहीं अगर हम बर्ड्स को रेयर करते हैं जैसे कि चिकन्स हो गए, टर्कीज हो गई, डक, गूज हो गए, फॉर देयर एग एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ देयर मीट, तो उसे हम बोलते हैं पोल्ट्री। The practice of rearing and breeding birds for eggs and meat is called as poultry farming. We obtain honey from honey bees. तो हनी बीज को जब हम रेयर करते हैं फॉर देयर हनी एंड ऑल्सो फॉर द वैक्स, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। और हम किसमें इसको स्टोर करते हैं, हनी बीज को किसमें रेयर करते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस में रेयर करते हैं जिनको हम बोलते हैं एपीरीज टू गेट देयर हनी। The practice of rearing honeybees on large scale to obtain honey is called as apiculture. Animal husbandry is the branch of science that deals with management, breeding and care of domestic animals. Now crop improvement. बच्चों जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ती जाती है। तो अगर हम ज़्यादा अमाउंट में फूड ग्रो करेंगे और हम सॉइल की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इन्फीरियर होगा, तो हमें उससे उतना न्यूट्रिशियस नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं टू मेक द टाइप ऑफ सीड्स जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके, हमारी सीड क्वालिटी इंक्रीज हो सके। और ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने ऐसी क्वालिटी ऑफ वीट डेवलप करी थी जो ना तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंज्यूम करती थी और जिससे हमें यील्ड भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। Population of India is increasing at a very fast pace. It has already crossed 1 billion mark. To meet the requirement of such a large population, it is essential to increase the food production. Food production can be enhanced by introducing high-yielding, disease-resistant, pest-resistant crop varieties that could mature in short duration. The following methods help in crop improvement. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम select करते हैं। It involves choosing and multiplying crop variety that give higher yield and are resistant to disease and pest. तो सबसे पहले आप ऐसी varieties को choose करते हो जो हमें high yield दे और जिसके अंदर disease के लिए resistance हो। फिर आप इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। This method involves transfer of plant variety with desired character from one place to another or from different parts of the world. फिर हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। इस मेथड के अंदर बच्चों हम दोनों वेराइटीज का क्रॉस बनाते हैं ताकि जो नई प्रोजेनी इनसे डेवलप हो उसके अंदर वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। इसे ही हम हाइब्रिड बुलाते हैं। Anthers are removed from flowers of one variety of desired plant. This process is called as emasculation. Pollens from other desired varieties, अब हमने क्या किया, हमने एक प्लांट से डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को रिमूव कर लिया, इसको हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। अब जो पोलन्स हमने रिमूव किए हैं वहां पर हम दूसरे पोलन्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट के स्टिग्मा पे ताकि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये जाकर फ्यूज कर सके ओवा के साथ और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। Pollens from other desired varieties are transferred on the stigma of the emasculated flower. These flowers are then covered with plastic bags to prevent pollens from other sources. The seeds formed in such flowers gives rise to hybrid plants that have characters of both the parental plants. Green Revolution. तो Green Revolution क्या है बच्चों, हमारी तो कंट्री ही एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो हमारे ही कंट्री के अंदर जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेकर आए थे वो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का निर्माण किया। It is also known as the golden era of Indian agriculture. Green revolution became possibly by collective efforts of government agencies, scientists and farmers. The food production was enhanced to such an extent that our country became self-sufficient in food production. During Green Revolution, high-yielding dwarf varieties of wheat were introduced from Mexico and Australia. वहाँ से लाकर ऐसी वैरायटी वीट की हमने ग्रो करी जिसका मैच्योरेशन टाइम कम था, जो डिजीज रेजिस्टेंट थी, पेस्ट रेजिस्टेंट थी। न्यू varieties of wheat with desirable characters were developed by cross breeding methods. Mexican wheat was high yielding variety resistant to pest and disease causing microorganism.
It was dwarf and required less irrigation and pesticides. Duration of crop maturity was also shorter. Similarly, high-yielding variety of rice, maize, bajra, sugarcane were developed by Indian scientists that were well suited to Indian conditions. तो जैसे हमने वीट को ग्रो किया, ऐसे ही हमने डिफरेंट प्लांट्स को भी ग्रो करना शुरू किया ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट में उनकी यील्ड मिल सके. The great success of Indian Revolution in India can be attributed to the efforts of Professor M.S. Swaminathan. He had introduced high-yielding variety of foreign origin in Indian agriculture, developed new varieties of Indian crops and evolved new methods of techniques of raising agricultural production. बेनिफिट्स ऑफ क्या है बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के? भाई अगर हम कोई भी क्रॉप है उसका मैच्योरेशन टाइम कम कर लेते हैं तो हमें कम टाइम में ज़्यादा यील्ड मिल जाएगी. दूसरी बात, ऐसी वेराइटीज़ प्रोड्यूस होंगी जिनका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा. दे विल बी डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट होंगी, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा एज कम्पेयर टू हम जो ट्रेडिशनल सीड से हम करते आ रहे हैं कल्टिवेशन उससे. India becomes self-sufficient in production of food grains. A buffer stock of grains was established in the country to meet emergency situation in future. Ample food production help improve the economic condition of the farmers. Green revolution changes agriculture into an industry. Undesirable effects of green revolution क्या है बच्चों? कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से हमारा जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो सकता है. दूसरा, दे कैन कॉज सॉइल एज वेल एज वाटर पोल्यूशन. Unjudicious use of fertilizers, weedicides and pesticides results in soil and water pollution. High yielding crops need more water. This results in depletion of water table because underground water is used for irrigation on a large scale. Now children, very important cycle is being operated in the nature जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल. ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसी की वजह से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है. अब प्लांट्स, आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% जो एयर है वो मेड अप है नाइट्रोजन से, लेकिन प्लांट्स ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते. उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है सॉल्युबल फॉर्म में फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ही नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में ताकि प्लांट्स जो है इससे अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सके और प्रोटीन्स का निर्माण कर सके. नाइट्रोजन इज द मेन न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स. इट इज द की कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन दैट मेक्स देयर बॉडी. हाउएवर एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते. तो हमने जैसे बात करी थी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता था जिसका नाम था राइजोबियम. यस, तो राइजोबियम का क्या काम था? राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है और ताकि प्लांट्स जो है उसको इजीली अब्सॉर्ब कर सके. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहला प्रोसेस है. नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने किया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने किया. बच्चों ये काम ना लाइटनिंग में भी होता है. जब थंडरस्टॉर्म होता है ना और लाइटनिंग होती है तब भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में और ये विद हेल्प ऑफ रेन जो है ये सॉइल तक पहुंचाई जाती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो हैपन्स बाय लाइटनिंग. It is a natural phenomena where energy of lightning breaks the nitrogen into nitrogen oxide and then is used by plant. This is called as lightning nitrogen fixation. अब क्या होता है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स जो हैं इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. फिर ये जो नाइट्रोजन कंपोनेंट्स प्लांट्स ने अब्सॉर्ब किए ये हेल्प करते हैं टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन और यही हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में. यही प्रोटीन हम भी कंज्यूम करते हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ लेकर आता है. दिस वे नाइट्रोजन एंटर्स द फूड वेब व्हेन प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस ईट प्लांट. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. तो अब क्या हुआ कि भाई जो हमने तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कंज्यूम किया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स और हमारी बॉडी ने उसको कन्वर्ट कर लिया प्रोटीन्स में, या प्लांट्स की बॉडी ने उसको कन्वर्ट किया प्रोटीन्स में. और ये प्रोटीन्स किसने कंज्यूम किए? इंसानों ने भी कंज्यूम किए, एनिमल्स ने भी कंज्यूम किए. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है असिमिलेशन. इसके बाद आता है अमोनिफिकेशन. भाई अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डेड भी होते हैं.
अगर जब वो मर जाते हैं तो जो नाइट्रोजन उनके ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट है, मतलब कि प्रोटीन्स के अंदर जो प्रेजेंट है, अब वो एटमॉस्फेयर में वापस लौटा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मेनली बैक्टीरिया एंड फंगस जो प्लांट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट्स को, एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं और वापस से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने में हेल्प करते हैं। Nitrification, this process of decomposition produce ammonia. Nitrifying bacteria in the soil converts ammonia into nitrates in the soil used for other biological process. This process of converting ammonia into nitrates by nitrifying bacteria is called as nitrification. नाइट्रिफिकेशन के बाद बच्चों आता है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस से ब्रेक करके नाइट्रोजन की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज द फाइनल स्टेज दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो आपने क्या देखा, जो नाइट्रोजन सॉइल तक पहुंची थी, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया वापस से उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करने में हेल्प करते हैं और इसी तरीके से ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। Now have a look on new words. Animal husbandry, rearing and management of animals for food on large scale. Crop, similar plants grown and cultivated at one place on large scale. Fertilizers, chemical substance obtained containing one or more nutrients needed for plant growth. Harvesting, the process involved in cutting and collection of crop products. Irrigation, supplying water artificially for the growth of plants. Plowing, the process involving loosening and as well as turning of soil. Manure, an organic substance obtained from decomposing of plants and animal waste matter. Pesticides, chemicals sprayed to destroy pests. Crop rotation, the practice of growing two or more different crops in a field one after another. Weeds, the unwanted plants which grow along with the crop. Have a look on wrap up, children. Animals are reared and managed for food. It is called animal husbandry. Similar type of plants when grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Depending on growing season in India, crops are grouped as Rabi and Kharif crops. Plowing, leveling and adding fertilizers and manures are different steps of soil preparation. Selection of healthy seed is made before sowing the seeds at proper depth and places so as to obtain good yield. Modern methods such as sprinkler and drip irrigation are adopted to save water. Weeding refers to removing undesirable plants growing along with the crop. Harvesting involves manual cutting of crop by sickle or a machine called as harvester. By the process called threshing, grains are separated from the chaff. Grains should be dried up properly before storing to remove moisture and protect them from the rats, insects, etc. Farmer stores grain in jute bags and sometimes metallic containers. Bulk storage of grains is done in granaries and in silos. Now see the exercise, children. Tick the correct option. Kharif crops are grown between, कब grow किए जाते हैं Kharif crops? June to July. Nitrogen deficiency of soil can be removed by, nitrogen deficiency आप कैसे remove कर सकते हैं? By applying fertilizers. Separation of grains from chaff is done by threshers. A modern method of irrigation, कौन सा है modern method of irrigation? It is called as sprinkler system. The bacteria that fix up nitrogen in leguminous plant, ऐसे bacteria को क्या बोलते हैं? Rhizobium. Like this, you are going to complete this page, children. Now see the another one. Read the statement given below. Seeds require moisture for germination. बिल्कुल सही बात है. Plant can absorb nutrient mostly in dissolved form. ये भी सही बात है. Irrigation protects the crop from both frost and hot air currents. Irrigation improves soil texture. तो इसमें आप बता सकते हो कि चारों ही बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए आप सी पे टिक करेंगे. ऐसे ही बाकी के आप अपने आप से ट्राई करेंगे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में. Now see the process of loosening and turning of soil. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है tilling and plowing. Monsoon season in our country is during the months of
जून से लेके सितंबर तक का जो महीना होता है उसमें हमारा मॉनसून सीजन होता है। नाउ सी द फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रन। इन इंडिया देयर आर डैश मेन क्रॉप सीजन्स, तो देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन्स। अ डैश इज यूज फॉर सोइंग द सीड्स, क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं सीड ड्रिल। मैन्योर्स आर organic substances. Like this you are going to complete the fill in the blanks children. Now state whether true or false. Weeds are removed by kneading, नहीं ये false है। We get milk from crows, sorry this is again false। Drip irrigation is a boon to farmers in wet region, नहीं ये dry regions में जरूरी होता है। Sowing is done by sieving machine, again this is false। Before storing grains are dipped in water, again this is false। Now see the match the following children। digging soil हम करते हैं spade से। tilling soil किसकी हेल्प से किया जाता है बच्चों, ये leveler की हेल्प से किया जाता है, this is 2। breaking soil crumbs, again this is done with the help of your plow। weeding को हम खुरपे से रिमूव करते हैं। And lastly harvesting is done with the help of sickle। With this we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.